नमस्कार, मैं राकेश परमार। मित्रों, वैसे तो आज मेरे लिए सबसे बड़ा समाचार था कि आज भारत महान के महानतम प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी ने 12वीं परीक्षा रद्द होने के बाद 12वीं में परीक्षा देने वाले विद्यार्थियों से औचक वार्तालाप किया, सरप्राइज डिस्कशन किया। ये एक तरह से बढ़िया नोट है। अब हम अफसोस कर रहे हैं कि काश अभी मैं 10वीं 12वीं में पढ़ रहा होता, लेकिन कोई बात नहीं। अब तो हमारा बच्चा भी मास्टर्स कर चुके हैं, तो अब हमारा तो खैर मतलब ही नहीं बनता। लेकिन हाँ, अगर मैं जब 10-12 में पढ़ रहा था, अगर उस वक़्त देश का हाई सिविल अथॉरिटी हमसे सीधा संवाद करता, वो पूरा जीवन मेमोरेबल होता, उसमें कहीं कोई दो राय नहीं। माननीय प्रधानमंत्री ने से पढ़ाई के विषय में नहीं पूछा, कई लोगों के निजी शौक पर भी पूछा। एक बच्ची ने बोला कि मैं यूट्यूब बनाई हूँ, बोला नाम क्या है यूट्यूब का। अब बताइए, देश के सभी चैनलों पर उसका नाम और उसके यूट्यूब का नाम, उसका अपना प्रमोशन हुआ। मेरे ख्याल से करोड़ों रुपए दे करके उसको हासिल नहीं होता। और उससे ज़्यादा खुशी जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने उसके निजी अनुभव पर दिए होंगे, वो मैं नहीं समझता कि कोई भूलने वाली बात होगी। माननीय प्रधानमंत्री जी को बहुत बहुत धन्यवाद। हालांकि मैं अपने कल के बयान में कि परीक्षा रद्द करना ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है कि आप चुनाव करवा रहे हैं और परीक्षा रद्द करवा रहे हैं। हाँ, अगर आप चुनाव रद्द करवा देते, सार्वजनिक मीटिंगें रद्द करवा देते, तो मैं कहता कि हमारा प्रधानमंत्री कोरोना के प्रति बहुत संवेदनशील है, उन्होंने अपने चुनावी लाभ के लिए चुनाव नहीं करवाया तो परीक्षा कैसे करवाएगा। लेकिन एक जगह चुनाव हो रहा है और परीक्षा रद्द हो रहा है, मैं उस बात पर ऑब्जेक्शन किया था। और मेरा बच्चों के स्वास्थ्य और उनके प्रति मुझे कोई उदासीनता नहीं थी। खैर, आज बात करते हैं कि मुसीबत में, महामारी में, किसी तरह की समस्या में क्या कूल है हम कि फूल हैं हम। एक तो मैं आप सबको फूल कहने के लिए क्षमा मांगूंगा, क्षमा चाहता हूं, लेकिन शायद मैं कुछ वाक्यों का जिक्र करूंगा तो आप स्वयं ये मानने लगेंगे कि क्या वाकई फूल हैं हम। क्यों? क्योंकि कुछ उदाहरण आपके सामने रखूंगा और आप उस पर अपना निष्पक्ष राय रखिएगा, मन में विचार तो ज़रूर करिएगा, क्योंकि आत्ममंथन और आत्मचिंतन से बड़ा कोई चिंतन नहीं है। कोई भी आदमी आपको सलाह दे, जो आपका मन आपको सलाह देता है, उससे बड़ा सलाह कुछ हो ही नहीं सकता। जो आपका मन आपको एडवाइस देता है, उससे बड़ा एडवाइजर हो ही नहीं सकता। मित्रों, कोरोना आया है, दुनिया में आया है, कोई भारत में नहीं आया है। हाँ मिश्रा जी नमस्कार। दुनिया में कोरोना आया, इसके पहले दुनिया इस बीमारी से वाकिफ नहीं थी। कभी किसी को ये पता नहीं था कि इसका क्या इलाज है, ये बुखार है कि खांसी है, ये असाध्य रोग है कि साध्य रोग है। मैं दुनिया भर के वैज्ञानिकों और अपने वैज्ञानिकों का मैं बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ, उनको सादर प्रणाम करता हूँ, उनको हार्दिक शुभकामनाएं देता हूँ, जिन्होंने बहुत जल्दी इसका तोड़ निकाला, इसे लड़ने का औषधि निकाला, और अब हम उसका टीकाकरण पर आ गए हैं। मित्रों, हमारा वाहिद मुल्क है, ऐसा मुल्क मैं दुनिया में कहीं नहीं देखा। हालांकि मैं नहीं कहता हूँ कि धरती के सारे मुल्कों का भ्रमण कर चुका हूँ या उनके विषय में जानकारी हासिल कर चुका हूँ, ऐसी बेमतलब की बात मैं आपको नहीं कहूँगा। लेकिन हाँ, देश दुनिया के कुछ जगहों की यात्रा और कई जगहों की सूचना, अब तो दुनिया मुट्ठी में है। आपके 15,000 रुपये के मोबाइल में पूरे दुनिया की समाचार है। 1 GB से 1.5 GB तक मुफ्त मिलने वाले डाटा का अगर आप सदुपयोग करते हैं तो आप दुनिया के विषय में जान सकते हैं। नहीं तो अगर आप खबरों को ही ध्यान से और इत्मीनान से सुनते हैं तो दुनिया का समाचार आपके पास होगा। तो उसके वजह से जो जानकारी ली गई है, हासिल की गई है, उसमें मैं आपको बताता हूं। सबसे बड़ा घटना जो दुनिया भर में मेरे ख्याल से शायद ही कोई होगा जो उस समाचार से अछूता हो,
अमेरिका का ट्विन टावर पर ओसामा बिन लादेन के आत्मघाती हमलों द्वारा हमला करना और वो तीनों टावरों का विध्वंस होना। 3 आत्मघाती विमान चालक विमान को लेकर के ही उस बिल्डिंग में घुस गए और वो क्षति पहुंचाया। मित्रों, जब अमेरिका का ट्विन टावर गिरा तो हर आदमी आतंकवाद के विरुद्ध प्रदर्शन कर रहा था, आतंकवाद को धत्ता बता रहा था। लेकिन ट्विन टावर के आसपास घेराबंदी करके, मोर्चाबंदी करके प्रदर्शन और धरना किसी ने नहीं किया, खबरों में नहीं आया, ना ही किसी ने देखा। अमेरिकी सरकार के प्रति किसी का गुस्सा नहीं था। सरकार जल्दी से ट्विन टावर बना करके दे, ये किसी ने नहीं कहा था। सरकार जन विरोधी है। ट्विन टावर में मरने वालों की जाति, धर्म, क्षेत्र, संप्रदाय और समुदाय की चर्चा नहीं हुई थी। सभी ने कहा कि आतंकवाद एक बड़ा मुद्दा है और हमारे सरकारों को आतंकवाद के विरुद्ध एकजुट होना चाहिए। परिणाम हुआ कि अमेरिका वर्षों की तलाश के बाद पाकिस्तान के कोटाबाद में ओसामा बिन लादेन को पकड़ा, बम्बिंग की और उसका लाश लेकर के चला गया। अमेरिका ने कहा कि मैं उसके लाश को समुद्र में बहवा दिया हूं। एक भी अमेरिकी राजनीतिज्ञ, प्रशासन, अमेरिकी नागरिक ने ये नहीं कहा कि हमें उसका वीडियो ही दिखाओ, लाश नहीं दिखा सकते तो सबूत दो कि कहाँ आपने ओसामा बिन लादेन को मारा। किसी ने नहीं कहा, नहीं पूछा। अमेरिका में भी विपक्ष के राजनीति करने वाले लोग हैं, वहाँ भी रिपब्लिकन और डेमोक्रेट के बीच उसी तरह की काट छांट है जो हमारे यहाँ वामपंथ और दक्षिणपंथ के बीच है। वहाँ भी बिल्कुल राजनीतिक विमर्श है। हर आदमी काम दाम दंड भेद के द्वारा वर्तमान सरकार को पदस्थ कर अपने लिए सरकार स्थापित करने का प्रयास करती है। अभी हाल ही में चुनाव हुआ, हमने क्या क्या नहीं देखा, क्या क्या नहीं वहाँ पर सुनाई दिया। लेकिन फिर भी वहाँ जब गवर्नमेंट फॉर्म हो गई तो उनके गवर्नमेंट के निर्णय का आलोचना तो किया गया, लेकिन जो राष्ट्रीय महत्व की चीज़ है उस पर किसी ने मेल नहीं लगाया। अमेरिका का लोकतंत्र दुनिया का सबसे पुराना लोकतंत्र ऐसे नहीं कहा जाता। वो लोकतंत्र की जड़ें कहाँ है, आप इस बात से जानिए कि डोनाल्ड ट्रंप ने जब थोड़ी बहुत हैंकी पैंकी की तो उनके अपने उपराष्ट्रपति सदन के अंदर, कांग्रेस उनके सदन को कहा जाता है, कांग्रेस के अंदर इस बात का विरोध कर दिया कि डोनाल्ड ट्रंप को हार स्वीकार कर लेनी चाहिए और जनता का बात मान लेना चाहिए। उनके अपने द्वारा नियुक्त स्पीकर ने भी कहा कि आप पर महाभियोग लगा दिया जाएगा, आप अपना हार मान लीजिए। उनके अपने नियुक्त पार्टी के लोगों ने भी कांग्रेस सदन में, मतलब पार्लियामेंट ऑफ अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप का विरोध किया। क्या हमारे देश में ऐसा संभव है कि भारतीय जनता पार्टी का कोई कदावर नेता नरेंद्र मोदी का विरोध सदन में करे और वो पार्टी में बना रहे? मजे की बात है कि डोनाल्ड ट्रंप ने पार्टी विरोधी गतिविधि के लिए नोटिस नहीं दिया उन लोगों को। वो दुनिया के सबसे बड़ी लोकतंत्र, परिपक्व लोकतंत्र है। लोकतंत्र आना और ये लोकतंत्र को संभालना बिल्कुल उसी तरह से है जिस तरह से बंदर के हाथ में उस तरह दे देना। अब वो अगर बंदर परिपक्व नहीं होगा तो अपना चेहरा काट देगा, गला काट लेगा, हो सकता है अपने हाथ की नस काट ले। लेकिन अगर परिपक्व हो लगा तो उसे दूसरे के चेहरा पर अनवांटेड बालों को निकाल करके उनका चेहरा पर निखार ले आ देगा, सुंदरता बढ़ा देगा। जैसे मैं परिपक्वता है उस तरह चलाने में, मैं रेजर से अपना दाढ़ी बनाया तो वो भद्दी दाढ़ी से बढ़िया दिख रहा हूँ। मैं दूसरे का भी दाढ़ी बना सकता हूँ, ऐसा हालांकि मैंने कोई अनुभव नहीं है, लेकिन हाँ, जितनी शल्यकियत से मैं उस तरह अपने चेहरे पर चलाता हूँ, अगर उसी तरह से दूसरे पर चलाया तो मैं उनका भी दाढ़ी बना सकता हूँ, काट नहीं सकता, क्योंकि मेरे को दाढ़ी बनाने की परिपक्वता है। उसी तरह से लोकतंत्र, अगर आप परिपक्व नहीं है, परिपक्वता नहीं है, तो आप स्वयं का नुकसान कर देंगे। मैं दुनिया भर के उदाहरण में नहीं जाऊंगा, बातें हैं भारत में। भारत में एक याद घटना है मुझे। क्या हुआ कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी और जेल में बंद कुछ आतंकियों को छुड़वाने के लिए आतंकवादियों ने हमारा हवाई जहाज हाईजैक कर लिया, नेपाल ले गए, उसके बाद कंधार ले गए। वो सब आपको पता है। कुछ लोग हवाई जहाज में विरोध करना चाहे कि भाई हम काबू पा सकते हैं, वहाँ हाईजैकर तो कम ही है, लेकिन हमारी भारतीय मानसिकता है तू मर मैं काहे मरूं।
उसमें एक आदमी अपना जान दिया, उसके बाद दूसरे की हिम्मत नहीं हुई फिर बोलने, क्योंकि सामने एक आदमी के भेजे पे गोली लगती हुई उसने देखा। हालांकि रिवॉल्वर में 6 गोली होती है और जहाज़ में 180 से ऊपर पैसेंजर थे। अगर 6 लोग जान दे देते तो 7वां आदमी उस पर काबू पा सकता था, लेकिन ऐसी सोच हमारे यहाँ नहीं है। इसीलिए हाईजैकर हमारा हाईजैक करके विमान लेके चले गए। वो 4 लोग थे हाईजैकर और 200 जहाज के यात्री थे। एक एक घूसा मारते, एका बैग आली आली करके पड़ जाते तो वो हाईजैकर घबरा करके हथियार डाल देते और हमारे देश का क्षति नहीं होता। लेकिन हमने कहा कि नहीं, ये काम सरकार का है। सरकार आकर के उड़ती जहाज में कबूतर की तरफ से उड़ती हुई आए, खिड़की तोड़ के अंदर आवे, हाईजैकर को पकड़े। हम कुछ नहीं करेंगे, हम भी सर करके आलोचना करेंगे। ये तो रहा जहाज के अंदर की बात। जैसी जहाज अपहरण की सूचना और हम लोगों को मिली, हम सब लोग जगह जगह पर सरकार के विरुद्ध नारेबाजी करने लगे। इतनी ज़्यादा नारेबाजी की कि सरकार ये सोचने की स्थिति में नहीं थी कि क्या निर्णय लिया जाए। जनभावना के दबाव में उन आतंकियों को छोड़ना पड़ा। अगर हमारे देशवासी और उस 180-85 जो भी वहाँ के यात्री थे, वो सब भारत के प्रधानमंत्री को कहते कि देश से बड़ा मेरा परिवार नहीं है, मैं एक आदमी की कुर्बानी देने को तैयार हूँ। आप आतंकवादियों को निकाल करके लाल किले पर गोली मारे और उसका वीडियो आतंकवादियों को भेज दीजिए। अगर आपको अहस्य लगती हो तो मैं उस पैसेंजर के परिवार के मैं गोली मारती हूँ और बोलती हूँ कि जिस तरह से मैंने तेरे आका को गोली मारा, तू भी हमारे परिवार के लोगों को मार दे। हमारा देश बड़ा है, तेरा मांग नहीं बड़ा है। आतंकवादी वहीं घुटने टेक देते और उनको कहते भैया ऐसी महान देश के नागरिक हो तुम, यहाँ से जाओ। वह इज्जत भरी करते हैं, लेकिन उनको पता था कि ऐसा भारत में होगा नहीं। भारत में राजनीति करने वाले लोग मुद्दे की तलाश में बैठे हुए और कुछ नहीं, इसी पर मुद्दा मिल गया। और उससे भी बड़ी बात कि उन लोगों को अगले बार चुनाव में वोट मिलेगा कि ये वही लोग हैं जिन्होंने देशद्रोह किया था, ये वही लोग हैं जो देश के सरकार को अस्थिर कर दिए थे और देश के सरकार को आतंकियों को छोड़ने पर मजबूर कर दिए थे। और आज वही लोग पार्लियामेंट में कहते हैं कि जो आदमी आतंकवादी को जहाज से लेकर के कंधार गया हो वो आतंकवाद के विरुद्ध में क्या बात करेगा। लेकिन ये आदमी वो नहीं कहेगा कि उस वक्त कंधार ले जाने के लिए मजबूर किसने किया था। ये सब बातें मैं आपको इसलिए कह रहा हूं कि कोरोना काल में टीका का निर्माण अब शुरू हुआ है। जाहिर सी बात है, पूरे धरती को कोरोना मुक्त करने के लिए धरती भर को टीकाकरण की आवश्यकता है। आधे से ज़्यादा धरती पर तो जो लोग रहते हैं उतने जो हमारे अपने देश में रहते हैं 135-40 करोड़ में करीब 150 करोड़। और जिस तरह से टीका की बर्बादी की जा रही है, मैं समझता हूँ कि 250-300 करोड़ टीका जरूरत पड़ेगी तब हम सब लोगों को वैक्सीनेट कर पाएंगे। और अगर 2-2 टीका लगाना पड़ेगा तो मैं समझता हूँ कि 500-600 करोड़ टीका की जरूरत पड़ेगी। टीका कोई बरसात में गिरने वाला ओला नहीं है कि उसको झाड़ू से बाहर करके लगा करके लोगों को लगा दिया। वो बाकायदा लैब में बड़ी निपुणता से बनाए बनी चीज़ है और 1 लाख 2 लाख 5 लाख से ज़्यादा रोज़ नहीं बनता। तो जब 5 लाख बनेगा उसका 10 लाख प्रोडक्शन किया जा सकता है 24 घंटा काम करके। तब भी 10 लाख के हिसाब से 500 टीका 300 टीका बनाने में कितना टाइम लगेगा। आप सब लोग पढ़े लिखे बुद्धिजीवी और समझदार हैं, आपको समझ जाना चाहिए। लेकिन हमारे देश के राजनीतिक लोग और हम स्वयं भी इतना ज़्यादा बेहूदपना किए, इतना ज़्यादा सरकार को स्थिर किए कि सरकार मजबूर हो गई विदेशी दवा कंपनियों के आगे झुकने के लिए। और अमेरिका इस बात को जानता है, क्योंकि अमेरिका भारत में लोकतंत्र को कमज़ोर करने के लिए यहाँ के लोकतंत्र कमज़ोर करने वालों को माइक से फैक्ट से पुरस्कार देती रहती है, उनको पुरस्कृत करती रहती है, फंडिंग करती रहती है ताकि देश में लोकतंत्र कमज़ोर हो। और उसके फाइजर कंपनी ने इस कमजोरी को भांपा और बोला कि आप हमको टीका लगाने की परमिशन दीजिए और अगर टीका से किसी का नुकसान हो जाता है तो अकाउंटेबिलिटी हमारी नहीं होगी, मतलब मैं जिम्मेवार नहीं होगा। मैं टीका के बदले जहर बेशक दे के आ जाऊं, जो हमारा टीका ले वो सबके सब मर जाए, मेरी जिम्मेवारी नहीं होगी। भारत सरकार ने कहा कि नहीं, ऐसा तो नहीं हो सकता है, आपको टीके की गुणवत्ता और टीके की आफ्टर शरीर को होने वाले रिएक्शंस का जिम्मेदारी तो लेना पड़ेगा। आपको याद होगा कि यही अमेरिका है जिसकी यूनियन कार्बाइड कंपनी भोपाल में थी और इस तरह का कोई शर्त नहीं था।
यूनियन कार्बाइड से गैस लीक हुआ, जहरीली गैस, और कई लोग मरे 1984 में। आप में से कई लोगों का तो जन्म भी नहीं होगा, लेकिन आप लोग खबरों में पढ़ते होंगे। और वहाँ के प्रबंधकों को आराम से भाग जाने का मौका दिया गया और हम चिट्ठी देते रहे, अमेरिका से वो आए नहीं। आज भी भोपाल के कुछ क्षेत्रों में जेनेटिक परेशानी वाला बच्चा पैदा करता है, बच्चा पैदा होता है, किसी की एक आंख नहीं तो किसी का एक हाथ नहीं। मतलब वो बच्चा पैदा ना हो वो ज़्यादा बढ़िया है, पैदा होने के बाद मर रहे हैं, विकलांग हो रहे हैं, आनुवंशिक बीमारियां उनको घेर रही हैं, लेकिन फिर भी हमने कुछ नहीं सीखा। आज फिर हम सरकार पर दबाव डाल रहे हैं कि जी नहीं, आप किसी भी शर्त पर हमको टीका दीजिए, चाहे आपको अमेरिका के आगे झुकना पड़े। एक बात और ध्यान देने वाली बात है कि अगर हम अमेरिका के आगे झुक जाएं और किसी टीका से किसी को नुकसान हो जाए तो यही विपक्ष, यही जनता, यही हम लोग अपने सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन करने लगेंगे कि आपका टीका से लोगों में बीमारी बढ़ रही है। मतलब चिट भी मेरी, पट भी मेरी, अंडा मेरे बाप का वाली बात है। मतलब चाहे कुछ भी हो, जिम्मेवारी हम सरकार को ही देंगे। मैं ये बात नहीं समझ पा रहा हूँ कि सरकार कोई आसमान से आई हुई फरिश्ते होते हैं, कोई प्रकट हुआ भगवान होता है। अरे हमारे ही आप में से लोग सरकार बनते हैं और सरकार में जाते हैं, तो आप अपनी मजबूरी समझिए ना कि अगर आपके पास जिम्मेवारी दी जाएगी कि आप हमको वैक्सीन ले आकर के दीजिए, और वैक्सीन की गुणवत्ता, उसके प्रभाव, शरीर पर पड़ने वाले एक्शंस रिएक्शन की जांच किए बगैर अगर आपको इंजेक्शन लगा दिया जाए और अगर आपको कुछ हो जाता है तो उसकी जिम्मेवारी भी सरकार की। यही हमारे देश में एक अलग तरह का सोच है जो दुनिया इसकी शक्ति का, इस कमजोरी का फ़ायदा उठाती है और हमको मजबूर करती है, क्योंकि उसको पता है कि हमारे पास समय नहीं है निगोशिएट करने का, हमारे पास समय नहीं है इन सब शर्तों को लागू करवाने का, क्योंकि हम सब लोग मुसीबत के टाइम में फूल बन जाते हैं, अपना भला बुरा नहीं सोचते, किसी के बहकावे में फूल बनते हैं या हमारे में जेनेटिक फूल बनने की बीमारी है। इस विषय पर तो हम बाद में बात करेंगे, हम आप पर छोड़ते हैं, आप खुद ही सोचिएगा। मित्रों, मैं किसी भी निर्णय पर अपने सरकार को आलोचना करने के पहले 50 बार सोचता हूँ। मैंने कल अपने फेसबुक लाइव में सरकार के इस निर्णय का आलोचना किया था, मजम्मत किया था कि आप बच्चों की परीक्षा क्यों कैंसिल कर दिए। उसके पीछे मेरे पास तर्क था, वो बताता हूँ आपको। मैंने कहा मेरा मतलब ये नहीं था कि कोरोना से मरने दिया जाए बच्चों को, मेरा मतलब था कि अगर आप कोरोना में चुनाव करा सकते हैं, जहाँ लाख, 2 लाख, 10 लाख लोग इकट्ठा हो रहे हैं, तो फिर आप परीक्षा क्यों नहीं करा सकते जिसमें एक कमरे में 15 से 20 लड़के इकट्ठा होते हैं? आप ये क्यों नहीं करवा सकते? दूसरा, जब आप कोरोना काल में रैलियों को असुरक्षित बुला सकते हैं तो विद्यार्थियों पर लाख, 2 लाख करोड़ रुपया खर्चा हो जाता तो क्या फर्क पड़ता था? आपने 3 साढ़े 3 करोड़ रुपए का जहाज खर्चा करके भेजा है ना भाई मेहुल चौकसी को लाने के लिए, वो आएगा नहीं मुझे मालूम है। इसलिए नहीं आएगा कि इतनी ज्यादा शोर अखबारों में और टीवी में आ रहा है ताकि लोगों के मानसिकता पर बैठ जाए कि भाई देखिए सरकार ने तो जहाज तक भेज दिया था, वहां की कोर्ट ने नहीं भेजा। उस पर आने जाने में ही उस जहाज का जो पेट्रोल लगेगा और खर्चा लगेगा, पार्किंग सार्किंग वहां का, वो सब करीब करीब 3.5-4 करोड़ रुपया का है। 3.5-4 करोड़ खर्चा करके हम एक जहाज का व्यवस्था करते हैं आतंकवादियों को लाने के लिए, तो क्या हम 100-200 करोड़ रुपया खर्चा करके अपने विद्यार्थियों का भविष्य नहीं संवार सकते? क्या इतने गरीब मुल्क है हम? हमको अपने 1 सेकंड पार्लियामेंट में बिजली चले जाती है तो हम कुछ 1000 करोड़ रुपया खर्चा करके पावर बैकअप सिस्टम लगा लेते हैं, जो अभी 10 दिन में वो पार्लियामेंट नॉन वैलिड हो जाएगा, यूजलेस हो जाएगा, क्योंकि अब हमारे पास नया विस्टा प्रोजेक्ट बन रहा है। तो क्या हम विद्यार्थियों के लिए एक दस्ताना और सैनिटाइजर का इस्तेमाल नहीं कर सकते? कर सकते हैं अगर हमारे पास करने की इच्छा हो तो। लेकिन नहीं, हमें राजनीति करनी है, क्योंकि हम जनभावना के आगे झुक जाने वाले लोग हैं। हम डर जाते हैं जनभावना की वजह से कि कहीं खुदा न खास्ता किसी एक लड़के को कोरोना संक्रमण हो गया और कुछ गलत हो गया तो फिर ये लोग हड़ताल कर देंगे हमारे विरुद्ध, हम ही को दोषी ठहराने लगेंगे। मैंने इस बात का आलोचना किया था, लेकिन अपने तर्कों के साथ, उसी तरह के कोई तर्कों के साथ आलोचना कीजिए जिससे सरकार को कुछ सुविधा हो, कुछ सहूलियत हो, आपकी मानसिकता समझने की मौका मिले, तो मैं समझता हूँ कि आप ठीक कहेंगे। और अगर ऐसा नहीं होगा तो मैं समझता हूँ कि ये वाहिद मुल्क है या वाहियात मुल्क है, ये आप सोचिए। मैं तो अपने सरकार से ये अनुरोध करूँगा
कि जन भावना पे ना तो पॉलिसी बननी चाहिए ना बनाई जानी चाहिए। आप फाइजर कंपनी के उस दबाव में ना आए जिसमें उसने शर्त रखा है कि हम टीका देंगे, लेकिन टीका के दुष्परिणाम की जिम्मेवारी हम नहीं लेंगे। मैं भारत का एक नागरिक जो आपको मतदान किया हूं, भारत का नागरिकता है मेरे पास, आधार कार्ड बाय बर्थ नागरिकता है मेरे पास। यहाँ से मैं उत्तर प्रदेश के बलिया जिला के सुभाषपुर गांव में जन्मा हूं और जन्म के साथ ही मुझको नागरिकता है। मैं आपको अपने एक वोट की शक्ति का अधिकार देता हूं कि आप फाइजर कंपनी या किसी भी कंपनी के दबाव में न आए। लोग प्रदर्शन करते हैं तो करने दीजिए। अगर आप टीका लाए थे, ध्यान रखिए, तो यही लोग आपके सामने प्रदर्शन कर रहे थे कि मैं टीका नहीं लूंगा, ये भाजपा का टीका है, ये टीका दुष्परिणाम है, टीका की जांच नहीं हुई है। किस लैब में जांच हुई, हमको सबूत दो कि कौन सा लैब में जांच हुआ, उसकी रिपोर्ट दिखाओ। और अब यही लोग कह रहे हैं कि जल्दी से टीका लगाओ। तो हे भारत के जनप्रिय जननायक नरेंद्र मोदी जी, अगर आप टीका जल्दी ले आ देंगे, ये सरकार की आलोचना तब भी करेंगे। अगर टीका को आराम से लाएंगे, ये सरकार की आलोचना तब भी करेंगे। आप किसी को टीका नहीं लगवाएंगे, ये तब भी आलोचना करेंगे। और अगर सबको टीका लगवा देंगे, ये तब भी आलोचना करेंगे। क्यों? क्योंकि इनको आलोचना के अलावा और कुछ आता नहीं है। इसलिए देश का भला किसमें है, देशवासी का भला किसमें है, आप वो करिए, आलोचना से बिल्कुल न डरिए। बाकी हमारी जनता सब जानती है, सबकी कलई पहुंचाती है। मित्रों, मैं आपसे हाथ जोड़ के प्रार्थना करता हूं कि कृपया हमारे सरकार का हाथ मजबूत कीजिए और उसको भरोसा दीजिए कि हम आपके साथ हैं, आप सरकार के साथ हैं। इस सरकार जन भावना, जन दबाव में कोई गलत निर्णय ना ले ले जिसका परिणाम इससे भी ज़्यादा खतरनाक हो। इन्हीं शब्दों के साथ मैं राकेश परमार ये दुआ करता हूँ कि हे प्रभु, हे परमपिता परमेश्वर, किसी भी आदमी पर कोई मुसीबत ना दे, कहीं भी हमारे राष्ट्र पर किसी तरह की इस तरह की आपदा संकट ना आवे, ताकि इस तरह की कोई सिचुएशन क्रिएट ना हो। मैं राकेश परमार आप सबको कुशल क्षेम और सद्भावना के साथ सादर प्रणाम करता हूँ।